Hey guys, what's up? Welcome to Unacademy. Let's crack यूपी एग्जाम। तो चलिए यूपी एग्जाम कैसे क्रैक करना है ये जानने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जानते हैं। तो आई एम शालिनी बंसल एंड आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, एनडीए और भी काफी सारे एग्जाम्स में। और अब बात करते हैं कि अनअकैडमी आपको किस तरह से आपकी जर्नी को और भी सिंपल बनाता है और आपकी तैयारी में आपको हेल्प करता है। तो आप अगर अनअकैडमी में देखें तो यहाँ होते हैं डेली लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, आपके पोल्स होते हैं, उसमें आप क्विजेस होते हैं जो आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी और करनी बाकी है। यहाँ पे होते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्सेज बनाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को देख के आपको कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्सेज सारे कोर्सेज एक जगह पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे है अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप किसी भी टीचर की कोर्स, आपने जिस भी एग्जाम के अंदर सब्सक्रिप्शन लिया है उसका आप कितनी बार भी चाहो तो मल्टीपल टाइम्स आप एक ही कोर्स को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि अनअकैडमी में आप खुद को रजिस्टर कैसे कराएं। तो अनअकैडमी में रजिस्टर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप सभी के पास फ़ोन होगा, आप गूगल ऐप में जाके आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और इस ऐप को बस आप इंस्टॉल कीजिए और आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो आप सब्सक्रिप्शन इनमें से ले सकते हो। सबसे ज्यादा रिकमेंडेबल है कि आप 12 मंथ का लीजिए या फिर 24 मंथ का। अब मैं क्यों आपको बोल रही हूँ 24 मंथ और 12 मंथ का लेने के लिए, इसके पीछे रीजन है। देखिए 12 मंथ का जो आपका जो टाइम पीरियड होता है किसी भी एग्जाम को तैयारी करने का, वो एवरेज टाइम पीरियड 1 year से 2 year लगता है। अब आप बोलोगे कि भाई बहुत लोग तो 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं और कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं। देखिए एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन कुछ होते हैं जो कि जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन माना गया है 1 year से 2 year का माना गया है। तो आप देखिए 2 year का अगर आप कोर्स लेते हो तो जस्ट आप 1 month का अगर इसमें सब्सक्रिप्शन ऐड कर दोगे तो आपको 2 year का कोर्स मिल जाएगा। तो काफी इकोनॉमिकली आपको ये कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे। और ये है कोड शालिनी, SHALINI। आप ये कोर्स अप्लाई खरीदने से पहले आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो। ये कोड अप्लाई करने से क्या होगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको और भी ये कोर्स आपको कम पैसे में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ये कोड अप्लाई करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। जैसा आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में यूपी पीसीएससी में इसका कितना वेटेज होता है, 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज होता है। हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें हमने कंपनी के रूल को जाना है। तो कंपनी के रूल को हमने देखा था, जहां वहां हमने बात किया था कुछ 25 से 30 क्वेश्चन पूरे एवरेज पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। तो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिकल साइंस कवर अप करेंगे और सोर्स हमारा क्या होगा, लक्ष्मीकांत। हम यहाँ लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं चीजें को। और प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते चलेंगे। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर से, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही पूछ लेता है। आप पीछे अगर अगर आप देखोगे उठा के क्वेश्चन पेपर को, तो एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के दूसरी तीसरी बार पूछ रखा है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो चलिए अभी तक हमने डिस्कस किया था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कंपनी रूल के बारे में जाना था। 1773 से शुरू होता है और 1858 में ये खत्म होता है। तो हमने इतने सारे एक्ट के बारे में डिस्कस किया था आपका। तो आज हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में कि क्यों ऐसा हुआ कि पहले तो कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि क्राउन को रूल करना पड़ा। जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी आई थी एज ए ट्रेडिंग के तौर पे 1600 में, 1600 में एक्सक्लूसिव राइट मिला था कि भाई तुम ब्रिटेन से जाके इंडिया में ट्रेड करो। और ट्रेड ये लोग कर रहे थे बड़े मजे से, लेकिन हो क्या रहा था, रिच हो रहे थे लोग, लेकिन कंपनी रिच नहीं हो रही थी। कंपनी के जो बंदे थे, जो एम्प्लॉय थे, वो हो रहे थे रिच। और इसकी वजह से कंपनी को हो रहा था घाटा। घाटा हुआ तो ये अब पैसे मांगने के लिए जाना पड़ेगा किसी न किसी बैंक के पास।
तो ये गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई, ब्रिटेन के पास कि भाई आप मुझे पैसे दे दो कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना का घाटा हो गया है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इस तरह से पहले कंपनी पे क्या लगाया गया, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए कंपनी के लिए, जो कंपनी को फॉलो करने होते थे। और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप क्राउन ने क्या किया, पूरा का पूरा आपका जो साम्राज्य था, पूरा का पूरा क्षेत्र था कंपनी का, उस सबको हथिया लिया और कंपनी राज करने लग गई। सॉरी, कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन था वो राज करने लग गया पूरा का पूरा इंडिया पे। तो ये जो है क्राउन रूल की शुरुआत हो गई है इंडिया में 1858 से। तो सबसे पहला जो आपका एक्ट आएगा वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि भाई ये एक्ट लाया क्यों गया। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था जो पिछले एक्ट में चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ जो 1858 का एक्ट आया। तो देखिए, रिवॉल्ट हुआ था 1858-57 में। आप सभी को पता है, हिस्ट्री में आप लोग सभी ने पढ़ा होगा कि क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का। उसमें लोग बिल्कुल तंग हो चुके थे कि इस तरह से लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं बाहर के लोग आकर के इंडियंस पे। तो इन लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया, भाई हमें आजादी चाहिए, विद्रोह कर दिया कि भाई अब और नहीं चलेगा इस तरह से। तो इसी के लिए इसको बोला गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। चलिए, आपके लिए एक सवाल है, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है और आप तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे किसने बोला है। और इसे बोला गया है स्पॉय म्यूटिनी, समझ रहे हो, इसको नाम दिया गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, जो रिवॉल्ट हुआ 1857 को, इसको ये सब नाम दिया गया। अब बात करते हैं, ये जो एक्ट है इसको गुड गवर्नमेंट का भी एक्ट बोला गया। ये जो एक्ट है ये गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लाया गया है। मतलब जो अब जो गवर्नमेंट इंडिया में स्टैब्लिश करेगी वो गुड होगी, पहले वाली क्या थी, बैड थी। समझ में आ रहा है किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करने का ट्राई किया गया। तो ये था आपका एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया पावर को, जो भी पावर थी गवर्नमेंट को, और जो टेरिटरीज थी, जो रेवेन्यू की पावर थी, जो आपके कंपनी के हाथों में, सब कुछ अब किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो 1858 में ये मेजर चेंजेस हुआ। अब जो एक्ट आया ये 1858 का, मैंने आपको बताया हर एक्ट का कुछ ना कुछ क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा, फीचर्स होगा। तो उस एक्ट का फीचर क्या था, ये जो था, अब क्या है, इंडिया को जो गवर्न किया जाएगा नेम ऑफ हर मेजेस्टी, मतलब ब्रिटेन के शासकों द्वारा या ब्रिटेन के नाम पे आपका क्या होगा, कंपनी अगर रूल भी करती है, कोई भी बंदा अगर आके यहाँ पे काम कर रहा है, तो किसके नाम पे काम कर रहा है, किसके अंदर कर रहा है, तो ब्रिटेन के अंदर कर रहा है। और इसमें डेजिग्नेशन जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले एक डेजिग्नेशन क्या दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बताइए कौन से एक्ट के अनुसार दिया गया था, उसके बाद आया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये किस एक्ट के अंदर आया गया था, क्योंकि देखिए हमने सब कुछ डिस्कस किया है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में बताएं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे कब आपका बनाया गया, कौन से एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये क्या था, अब क्या था कि अब वॉइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये 1858 का जो एक्ट आया, इसके अनुसार क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट था, इस पोस्ट को बोला गया अब ये वॉइसराय ऑफ इंडिया होगा। अब ये पहला सवाल ये है कि ये फर्स्ट जो वॉइसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड आपके कैनिंग थे, जो पहले वॉइसराय थे इंडिया के हुए थे। अब ये क्या थे, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंदर ये डायरेक्टली काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनका कम्युनिकेशन है ब्रिटिश क्राउन से, कोई बिचौलिया नहीं है बीच में, किसी और से बात नहीं करना है। ये डायरेक्ट इनको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था आपका, जब हमने बात किया था कि 1773 में सबसे पहले क्या आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो दो एक्ट, दो तरह की जो बनाया गया गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया कंपनी के अंदर, तो उसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है, किस चीज को आपका क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, तो पॉलिटिकल आप फंक्शन को देखेंगे कंपनी के, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो पॉलिटिकली देखेंगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, कॉमर्शियल अफेयर देखेंगे कंपनी के। इसके बारे में हमने बात की थी, आपको शायद याद होगा। तो कॉमर्शियल अफेयर को ये देखेंगे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है।
तो ये जो सिस्टम था, जो दो गवर्नमेंट का कि दो लोग मिलकर शासन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखेंगे, इसको खत्म कर दिया गया इस एक्ट के अंदर। जो 1858 का जो एक्ट आया, इसके अंदर ये सारी चीजों को खत्म कर दिया गया, डबल गवर्नमेंट आपका एबॉलिश हो गया। अब क्या किया गया, अब इसके अंदर किया गया नया ऑफिस क्रिएट, और इस ऑफिस का क्या नाम था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया एक ऑफिस क्रिएट किया गया। इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी जो कि कंट्रोल करने की किसको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी इंडिया में काम चल रहा था उन सब को ये कंप्लीट क्या करती थी, देखभाल करती थी उसका, और कंप्लीट उस पर कंट्रोल रखती थी। मतलब ये डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को एबॉलिश करके एक लौता एक सिंगल ऑफिस बनाया गया। वो क्या था, आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। समझ रहे हो आप। अब बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ये है, ये मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। देखिए ब्रिटिश में भी, ब्रिटेन में कोई कैबिनेट है, पार्लियामेंट जिस तरह से काम कर रही है उस पार्लियामेंट का ये मेंबर है। और ये रिस्पॉन्सिबल क्या होगा अल्टीमेटली इसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही जवाबदेही होगा। ये आंसरेबल, ये इंडिया में किसी लोग के लिए, लोग पर लोग इससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। ये आंसरेबल जो होगा सिर्फ आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही आंसर देगा ये। अब जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो बॉडी थी, देखिए 15 मेंबर काउंसिल बॉडी को स्टैब्लिश किया गया। पहले हमने बात किया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टैब्लिशमेंट हुआ था, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा एक्ट के अंदर 4 मेंबर का काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था। ये हमने बात की थी। देखिए क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन। तो 15 मेंबर काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट हो गया। इसके अंदर जो असिस्ट करेगा किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगा कि भाई तुम ऐसे ऐसे काम करो। और जो ये मेंबर जो काउंसिल है 15 मेंबर की, ये सिर्फ होंगे एडवाइजरी बॉडी, मतलब सिर्फ आप एडवाइस देंगे। जो इनका मन करेगा, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो जो उनका जो मन करेगा वही वो चीजें अप्लाई होगी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन ये सिर्फ एडवाइस देंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपको काम करना चाहिए और आप कर लो, ठीक है। अब ये क्या है, चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या किया गया, चेयरमैन बना दिया गया इस काउंसिल का। अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट इन काउंसिल ए बॉडी, एज ए बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इसको ये एक बॉडी है जिसको ना आप इंग्लैंड में क्या क्या कर सकते हो, इंडिया और इंग्लैंड में इसको आप आंसरेबल बना सकते हो, कोर्ट में ले जाकर श्यू कर सकते हो। श्यू मतलब हो गया आप कोर्ट में इसको घसीट सकते हो, लेके जा सकते हो, लीगल जो चीजें हैं उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये एक ऐसी बॉडी है जिसपे आप लीगली कुछ भी क्वेश्चन आंसर इनसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1858। जो एक्ट है 1858 का, कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। देखिए अभी तक जो चीजें इन लोगों ने चेंज किया था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, ये सारी चीजें जो भी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी का इसने चेंज किया था पिछले एक्ट में, तो इस एक्ट में इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट किया गया। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे ज्यादा ध्यान दिया गया 1858 में। क्योंकि देखिए अगर आपको अपने पांव कहीं जमाना है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझना होगा कि चीजें कैसे चल रही है, किस तरह से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से एक अच्छा सा शासन किया जा सकता है। तो इन लोग का मेन मोटो जो था, वो उस मोटो को पूरा करने के लिए सबसे पहला काम था कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को अपने हाथ में लेना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेने के लिए ये 1858 का एक्ट बनाया गया। अब क्या था, इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह से सुपरवाइज करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें 1858 के एक्ट में किया गया। पर ये देखिए जो एक्ट है ये किसी भी चीज को चेंज नहीं करता है, डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे। सिस्टम था गवर्नमेंट का, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया ज्यादा, क्योंकि देखिए पहला एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, तो ज्यादा चेंजेस करेंगे तो फंस जाएंगे। तो कुछ कुछ चेंजेस किया गया, माइन्यूट चेंजेस की गई, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जब एक्ट आएगा उसमें कुछ चीजें और हमें परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861, 1892 और 1909। देखिए ये जो तीन जो एक्ट था वो इंडियन काउंसिल एक्ट था। पहला 1861 था, दूसरा 1892 था और तीसरा 1909 था। अब इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर आप बात करो, 1861 का ये एक्ट था, इसमें क्या किया गया, देखिए रिवॉल्ट हुआ 1857 का, इसको ग्रेट रिवॉल्ट बोला गया।
देखिए ग्रेट क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पे रिवॉल्ट हुआ था। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा रिवॉल्ट देखने को नहीं मिला था इंडिया में, क्योंकि देखिए इंडियन बहुत दुखी हो चुके थे, तब इन लोगों ने जाके 1857 में रिवॉल्ट किया था, सब मिल के रिवॉल्ट किए थे, ठीक है। तो आप देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि भाई इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आप करना पड़ेगा ये रिवॉल्ट को देख के, क्योंकि और ये जरूरी है कि अगर हमें ज्यादा लंबे तौर पे इंडिया में शासन करना है तो हमें इंडियंस को उस एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर आप कहीं जाके किसी दूसरे कंट्री में जाके अगर या फिर आप किसी के घर में घुस के अगर आप चीजें अपनी मनमानी शुरू कर दोगे तो तब तक वो इंसान नहीं मानेगा जब तक आप घर के फैमिली के किसी मेंबर को अपने साथ नहीं मिलाओगे या अपने साथ उसको क्या करोगे, नहीं उसको उसके साथ इस तरह से तालमेल नहीं बैठाओगे कि वो इन्फ्लुएंस करे अदर फैमिली मेंबर को चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यही काम किया गया यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा भी। इन्होंने क्या किया, अपने हमारे घर में तो घुसे इंडिया के घर में, अब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। अब इसलिए 3 एक्ट्स को इनैक्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पहला था 1861, 1892 और तीसरा था 1909। जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री आपके इंडिया में। इसके बारे में हम जानेंगे क्यों इसे बोला गया है कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। देखिए फीचर्स जानिए पहले इस एक्ट का क्या है। देखिए कितने ही समझदारी से इन्होंने इस तीनों एक्ट में किस तरह से इंडियन को इन्वॉल्व किया कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, ये आप अभी समझेंगे जब हम आगे जाके चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये 1861 का जो एक्ट था ये बिगिनिंग था किसका, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का। देखिए पहले क्या था, पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स के लोग ही, उनके ही चुने हुए नुमाइंदे आपके इंडिया में आके कंट्रोल कर रहे थे चीजों को। लेकिन यहाँ जब 1861 का जो एक्ट आया, ये आया 1857 के विद्रोह के बाद, तो लोगों को समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया की हिस्सेदारी होनी जरूरी है। तो जरूरी है तो अब हिस्सेदारी कैसे बढ़ाएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हो गई, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हो गया कि अब इंडिया को एसोसिएट किया जाएगा, जो भी लॉ मेकिंग का जो भी प्रोसेस होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाया जा रहा है, जितने भी लॉज बनाए जा रहे हैं, उन सब में अब इंडियंस को भी किसी तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या जाएगा, एसोसिएट किया जाएगा। अब बात करते हैं वॉइसरॉय। अब क्या किया गया उसको और मतलब चीजों को एक सेंट्रलाइज वे में करने के लिए, एक अच्छे तरीके से इस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए क्या किया गया, वॉइसरॉय को नॉमिनेट किया गया। वॉइसरॉय को नॉमिनेट किया गया कुछ इंडियंस को एज ए, आपको वॉइसरॉय क्या करता था, नॉमिनेट कर सकता था कुछ इंडियंस को अपने एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। अपने जो आपका काउंसिल था उनका, उस काउंसिल को और बढ़ाया गया, इंडियंस के लिए भी खोला गया और बोला गया भाई वॉइसरॉय तुम इसमें नॉमिनेट कर सकते हो इंडियंस को, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर नहीं होंगे, वो क्या होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, मतलब इनके हाथ में ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए, आप ऐसा समझिए। ये लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया 1862 में, जब 1861 में आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया, तो 1862 में 3 मेंबर को इससे नॉमिनेट किया, 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। राजा ऑफ बनारस, देखिए राजा ऑफ बनारस है, महाराजा है, और पटियाला है, सर दिनकर राव है। तो आप समझिए ये जो 3 नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि पहले 3 लोग थे जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया था, एसोसिएट किया गया था, इनको लाया गया था। तो इन तीनों के नाम एग्जाम में पूछ लेता है, आपको ये याद रखना है कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। याद कैसे करोगे आप, तो 3-4 बार आप लेक्चर को सुन लो या पीडीएफ को पढ़ लो, तो उससे क्या होगा, रिपीटेडली आप चीजों को देखोगे तो आपको चीजें आपके दिमाग में क्या होगी, बैठ जाएगी, भूलोगे नहीं आप उस चीजों को। अब क्या गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। जैसे कि हमने देखा था कि वहां पे क्या हुआ, जब कंपनी रूल चल रहा था तो सेंट्रलाइज करने की शुरुआत हो गई थी। आपके जो मैंने आपको मैप बना के बताया था, ये क्या था, बंगाल था, यहाँ आपका बॉम्बे था और ये था मद्रास। इन तीनों को, इन दोनों की पावर को हटा के सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल का। बंगाल अब शासन करेगा इन सब पे, ऐसा दिखाया गया। और बंगाल का सबऑर्डिनेट कर दिया गया आपके बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को। यहाँ पे पर क्या हुआ, 1961 का जो एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। मतलब वापस से जो ये आपके
मद्रास वाला रीजन है और ये सॉरी मद्रास वाला रीजन है और आपका ये है बॉम्बे वाला रीजन, अब इनको वापस से पावर देना शुरू कर दिया गया। तो रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास, तो बॉम्बे और मद्रास में के प्रेसिडेंसी में रिस्टोर करना शुरू कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर को। और जो आपका सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी शुरू हुई थी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, क्या किया गया था 1773 में बंगाल एंड मद्रास को क्या किया गया था, सबऑर्डिनेट बना दिया गया था आपके इसका बंगाल का। तो इसी चीज को क्या किया गया, रिवर्स किया गया इस एक्ट में 1961 के एक्ट में। और जो आपका जो 1773 में जो पावर लेने का आपका शुरुआत हुआ था वो क्लाइमेक्स से पहुंच गया था, मतलब मैक्सिमम पावर इनसे खींच लिया गया था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर। और इस एक्ट में 1861 के एक्ट में क्या किया गया, वापस किया गया, कुछ कुछ पावर्स वापस करने शुरू कर दिए गए। और आपका क्या हुआ इसका एज ए रिजल्ट, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हुआ, मतलब आप समझो कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी मिली प्रोविंसेस को 1937 में। इसी जो ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई उसकी वजह से ही इंटरनल ऑटोनॉमी मिलनी शुरू हो गई प्रोविंसेस को। और ये जो मिला कब मिला, 1937 में मिला। और जो ये एक्ट है इसने स्टैब्लिश किया नया लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहाँ कहाँ पे, तो बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में आपके, और पंजाब में। तो ये 3 एरिया में स्टैब्लिश किया गया नया लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये कब कब किया गया, तो 1862 में बंगाल में किया गया, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में किया गया और 1897 में पंजाब में किया गया। अब बात करते हैं और क्या किया गया इस एक्ट के अंदर। तो ये क्या किया, एम्पावर कर देता है ये आपके वॉइसरॉय को, या रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, रूल्स और ऑर्डर्स बना सकते हैं, किस चीज के लिए, तो जो काउंसिल में किस तरह से बिजनेस को किया जाएगा, जो भी चीजें हैं काउंसिल में चीजों को किस तरह से किया जाएगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन किस तरह से बनाए जाएंगे, उसके ऊपर वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं वॉइसरॉय। इसको ये पावर दिया गया वॉइसरॉय को। और एक रिकॉग्नाइज किया गया नया सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं डिफरेंट उनको डिपार्टमेंट दे दिया गया, बोला गया कि भाई तुम ये पोर्टफोलियो मतलब ये डिपार्टमेंट संभालो, इसका कार्यभार देखो और इसके अनुसार रूल्स रेगुलेशन बनाओ। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये रिकॉग्नाइज किया गया था आपका 1861 के एक्ट के अंदर। और इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने, जो वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपके पोर्टफोलियो सिस्टम को 1859 में। देखिए ये चीजें याद रखनी है आपको, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है या इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जो मेंबर थे वॉइसराय काउंसिल के, जो मेंबर थे आपके वॉइसराय काउंसिल के, इसको मेड इन चार्ज बना दिया गया। जो काउंसिल के जो मेंबर्स थे वॉइसराय के, उसको इंचार्ज बना दिया गया एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंट का एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है उसका क्या इंचार्ज बन गया ये। अब ये चीजों को देख सकता था, इसको अथॉरिटी था कि वो इशू करे फाइनल ऑर्डर, मतलब किसी और ने बोला भाई कि ये चीजें लागू करनी है तो ये चीजें नहीं होगी, ये डिसाइड करें क्या फाइनल ऑर्डर लागू करना है ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल। जो काउंसिल बनाया गया है, आप समझिए इसको ओवरराइड करने का क्या हुआ, हाथ में इनके पास क्या क्या पावर आ गया। ये आपके काउंसिल के बिहाफ में अपने जो भी उनको मैटर्स दिया गया था, डिपार्टमेंट्स दिया गया था, उस डिपार्टमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकते थे। अब बात करते हैं एम्पावर्ड, ये एम्पावर्ड किया वाइसराय को कि इशू करने के लिए ऑर्डिनेंसेस को। अब बात करते हैं भाई ये ऑर्डिनेंसेस क्या है। देखिए जब पार्लियामेंट जब आपका सेशन में नहीं होती है, कार्य नहीं कर रही होती है, उस टाइम पे अगर कोई इमरजेंसी अराइज हो जाए, कि सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाए जिसपे कोई रूल्स रेगुलेशन बनाना जरूरी है, तो उस केस में क्या होगा, उस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस लागू करते हैं अभी के टाइम में। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वॉइसराय को ये आपका अधिकार दिया गया कि आप ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो। और ये ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होगी, तो 6 मंथ होगी। देखिए अभी भी ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है, 6 मंथ तक है। पार्लियामेंट जब तक 6 महीने तक आप इस ऑर्डिनेंस को चला सकते हो, उसके बाद पार्लियामेंट से आपको क्या लेना होगा, उस पर रजामंदी लेनी होगी भाई कि ये ऑर्डिनेंस आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, वरना ये लैप्स हो जाएगा आपका 6 महीने बाद। और प्रेसिडेंट कभी भी इसको क्या कर सकता है, इस ऑर्डिनेंस को वापस ले सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो 61 के बाद 1892 का एक्ट आया। अब इसके क्या फीचर्स थे,
इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया गया एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर को, कुछ ऑफिशियल मेंबर को और इंक्रीज किया नॉन ऑफिशियल मेंबर को। जैसा हमने 1861 में शुरुआत हुआ आपके मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज करने का काउंसिल में, लेकिन यहाँ पे नंबर्स और बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया और मेंबर नॉन ऑफिशियल मेंबर का। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ही भी लोगों ने चालाकी की, क्या चालाकी की, देखिए सेंट्रल में आप क्या करो, नॉन ऑफिशियल मेंबर को आप बढ़ा सकते हो और प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के वहां पर भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ा सकते हो, बट जो मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन की गई भाई। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे जो कि आपके इंडियंस नहीं थे, जो जो आपके हाँ जो सॉरी जो आपके इंडियंस थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या थे, इंडियंस थे, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर को मेजोरिटी नहीं दिया गया। देखिए मेजोरिटी देंगे, जहां मेजोरिटी है शासक उनके अनुसार ही होगा, ये बिल्कुल ये बात समझते थे, इसलिए इन्होंने मेजोरिटी नहीं बोला, इसको मेजोरिटी नहीं दिया नॉन ऑफिशियल मेंबर को, ऑफिशियल मेंबर ही मेजोरिटी में रहेंगे। देखिए शासन जो चलेगा वो ब्रिटिशर्स के अनुसार ही चलेगा, बस हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया आपके इंडियंस को कि ताकि वो शांत रहे, आप ऐसा समझिए। अब इंक्रीज किया गया फंक्शन को लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को इंक्रीज किया गया और इनको पावर दिया गया कि डिस्कस कर सकते हैं बजट को। पहले क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट को आप डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब बजट को डिस्कस करने का आपको अधिकार दे दिया गया। एड्रेस किया गया क्वेश्चन को टू द एग्जीक्यूटिव, आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बजट से रिलेटेड तो उस क्वेश्चन का आंसर एड्रेस किया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, देखो देखिए इसमें नॉमिनेशन भी प्रोवाइड किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर को, ठीक है, आप नॉमिनेट कर सकते हो नॉन ऑफिशियल मेंबर को यहाँ पे। अब क्या है ये देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें वॉइस राय रिकमेंडेशन ऑफ जो कि रिकमेंड करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके रिकमेंडेशन पे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप में आपका क्या है कि आप क्या कर सकते हो, चीज लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो, रख सकते हो, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे आपका जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनको बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं, यहाँ हमने बात की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, जो रिकमेंडेशन वॉइसराय अपना आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ हमने क्या देखा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधार पे जो भी रिकमेंड किया जाएगा वह उसके आधार पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसराय क्या करेगा, मेंबर को अपॉइंट करेगा। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी जाएगी, अपॉइंटमेंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। रिकमेंडेशन किसका होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होगा, म्युनिसिपैलिटी का होगा, यूनिवर्सिटीज का होगा, ट्रेड एसोसिएशन का होगा, जमींदार का होगा और होगा चैम्बर्स का। तो इन सब के रिकमेंडेशन के आधार पे आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं जो दिस एक्ट मेड लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। देखिए इलेक्शन का यूज हुआ लेकिन बहुत ही लिमिटेड वे में हुआ, इनडायरेक्ट वे में हुआ, डायरेक्ट वे में नहीं हुआ। कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर की सीट्स को भरने के लिए सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब जो इलेक्शन का जो शुरुआत, देखिए ये इलेक्शन का वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया गया इस एक्ट के अंदर। आपका जो ये इलेक्शन वर्ड है वो बाद में आएगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको। और ये प्रोसेस वाज डिस्क्राइब, जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, नॉमिनेशन के तौर पे डिस्क्राइब किया गया। जो रिकमेंडेशन पे कुछ बॉडीज के रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट किया जाएगा लोगों को, ऐसे बोला गया। इलेक्शन वर्ड का यूज कहीं भी नहीं किया गया। अब आपका नेक्स्ट एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब इंडियन काउंसिल एक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहली बात करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, जो इसको जो इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट है इसको बोला गया है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला गया है। अब जो ये जो नाम है मॉर्ले और मिंटो, देखिए जो मॉर्ले है मिंटो है, तो लॉर्ड जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था कि 18 आपका जो एक्ट आया था, सबसे पहला एक्ट जो आया था उसमें क्या किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, स्टेट फॉर इंडिया को एक नया आपका क्या बना दिया गया, एक पोजीशन बना दिया गया। तो ये जो मॉर्ले था आपका, मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और जो मिंटो था वो था वाइसराय ऑफ इंडिया। ये जो था क्या था, वो ये थे वाइसराय ऑफ इंडिया। तो अब बात करते हैं इसके भी कुछ फीचर्स होंगे। अब इसके क्या फीचर्स हैं ये हम डिस्कस करते हैं। पहला फीचर्स हम इसका देखते हैं,
इसमें इंक्रीज कर दिया गया साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल का, किसमें, बोथ सेंटर और प्रोविंशियल में, दोनों में ही साइजेस को इंक्रीज कर दिया गया। जो आपका मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो रेज कर दिया गया 16 से 60। समझ रहे हो, पहले थे 16 आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर, अब क्या थे, अब थे 60 मेंबर थे। ये नंबर ऑफ मेंबर जो थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब कि सेम नहीं था, हर एक प्रोविंसेस में अलग अलग नंबर्स ऑफ मेंबर थे। अब भैया ये ऐसा क्यों किया गया, देखिए प्रोविंसेस क्या है, एक जगह है, एक क्षेत्र है, तो हर क्षेत्र में क्या होता है, पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है, पॉपुलेशन फिक्स नहीं होता है एक जगह पे। तो पॉपुलेशन के आधार पे उनको देख करके आपका जो मेंबर्स थे नियुक्त किया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स थे, देखिए कहीं ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो वहां ज्यादा मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कहीं कम पॉपुलेशन होगा वहां कम मेंबर होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं और क्या किया गया। तो यहाँ पे ऑफिशियल मेजोरिटी जो थी वो रिटेन रही, जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो तो बरकरार रही, वो तो वैसी की ही वैसी रही, लेकिन इसने अलाउ कर दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आप रख सकते हो, मतलब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकता है। इसने क्या किया, इनलार्ज किया डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे उसको भी बढ़ाया गया, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को और भी बढ़ाया गया, दोनों ही लेवल पे, मतलब प्रोविंस लेवल पे भी और आपके सेंट्रल लेवल पे भी, दोनों ही लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को बढ़ा दिया गया। देखिए जैसे अभी हमने देखा कि बजट पे आपके क्वेश्चन पूछ सकते थे लोग, ठीक है, यहाँ पर क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया बजट के ऊपर कि भाई ये बजट में इतना पैसा जो एलोकेट किया है ये काफी नहीं है, या ये जो पैसा आपने एलोकेट किया है वो कहाँ पे कितना खर्चा कर रहे हो, मान लो ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा, तो ये जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, उसके बाद मुझे चुपचाप बैठा दिया जाएगा, भाई तुम बैठ जाओ, इसके आगे तुम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्या गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, एक से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा उससे ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आप रिजोल्यूशन आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, रिजोल्यूशन रख सकते हो पार्लियामेंट के सामने, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने, पार्लियामेंट तो नहीं होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने आप रिजोल्यूशन को रख सकते हो, किसके ऊपर, तो बजट के ऊपर रिजोल्यूशन को आप रख सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। और इसने प्रोवाइड किया वेरी फर्स्ट टाइम, क्या प्रोवाइड किया फर्स्ट टाइम, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, मतलब इंडियंस का एसोसिएशन आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है, अभी तक हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार आपके जो वॉइसराय गवर्नर के जो आपका वॉइसराय था उसका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सॉरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, वहां पे पहली बार इंडियंस के एसोसिएशन ऑफ इंडियंस को बोला गया कि भाई आप इंडियंस भी इसमें क्या होना चाहिए, हिस्सेदारी लेना चाहिए, इंडियंस भी इसका पार्ट होना चाहिए। तो बात करेंगे पहला ऐसा कौन लोग था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपका क्या है हिस्सेदारी लिया था, तो आपके लिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो ये जो नाम है आपको याद रखना है, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, इनको अपॉइंट किया गया था लॉ मेंबर, एज ए लॉ मेंबर इनको अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट इंडियन जो कौन था जिसने ज्वाइन किया था वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, तो आपको ये चीजें क्या करनी, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब है यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो जो ये एक्ट था आपका, ये 1909 का जो एक्ट था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ शुरुआत कर दिया गया, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था मुस्लिम के लिए वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया। सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब सेपरेटली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है, अगर मुस्लिम कोई मान लो कोई मुस्लिम बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है या मुस्लिम बंदा है जिसको जाना है आपके आगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो अब जो है ये बंदे को कौन चुनेगा, तो मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग चुनेंगे, मतलब कोई और कम्युनिटी का लोग इस मुस्लिम का जो बंदा खड़ा हुआ है इसको नहीं चूज कर सकता है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से फूट डालो शासन करो की नीति शुरू हो गई। पहले मुस्लिम और हिंदू क्या थे, आराम से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इनका क्या मुद्दा था, इनको करना था राज। अब ये राज कैसे करेंगे, जब तक ये एकजुट होकर रहेंगे तब तक तो राज करना मुश्किल है। तो सबसे पहले इनको तोड़ने का काम किया गया, तोड़ेंगे कैसे, तो मुस्लिम के लिए अलग से क्या किया गया, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई, सेपरेट इलेक्ट्रोड खोल दिया गया, क्या मुस्लिम मेंबर को जो इलेक्ट किया जाएगा मुस्लिम वोटर के द्वारा ही किया जाएगा। देखिए कितनी गलत
चीजें इन लोगों ने शुरू कर दी थी। अब इन्होंने लीगलाइज कर दिया कम्युनलिज्म को, समझ रहे हो आप, कि अब कम्युनिटी के आधार पे ही वोटिंग सिस्टम किया जाएगा। और लॉर्ड मिंटो जो थे केम टू नोन एज, इनको बोला गया फादर है ये कम्युनल इलेक्ट्रोड के, भाई इसने ही शुरू किया था, तो पिता कौन हो गया, लॉर्ड मिंटो हो गया। अब हम बात करेंगे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किसको किसको दिया गया, ये देखिए आप, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को दिया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया गया, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार को दिया गया आपका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमने बात कर रहे थे 1909 के एक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये शुरुआत कब हुआ, देखिए अगस्त 20 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बात डिक्लेयर कर दी भाई कि ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हम जो नया एक्ट जो लागू कर रहे हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो ये इसका पर्पस है इस 1919 के एक्ट को लागू करने का, वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मतलब हम ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे करके एक आंसरेबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में आप क्या करें, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ रहे हो आप कि आपके प्रति ये आंसरेबल होगा, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। समझ पा रहे हो ये लोग ने क्या क्या चालाकी की और किस तरह से इंडिया को पूरा तरह से कब्जा किया। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पास किया गया, लेकिन जो ये फोर्स में आया ये आया 1921 में। तो कुछ 2 साल बाद आपका ये फोर्स में आया, आपके 1919 में इसको बनाया गया और 1921 में ये लागू हुआ। अब इस एक्ट का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखिए इसके पहले हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जाना था जो 1919 का एक्ट था। अब जो ये 1919 का जो एक्ट है इसको नाम दिया गया आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू थे भाई साहब, ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखिए जो पहला नाम हमेशा जो एक्ट में है वो रहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड थे ये थे वाइसराय ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स क्या है इस एक्ट का। तो देखिए इसके भी काफी सारे फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स को जानिए। इसने रिलैक्स किया सेंट्रल कंट्रोल, आपके प्रोविंसेस पे सेंट्रल कंट्रोल को रिलैक्स कर दिया गया। डिमार्केट किया गया, किस तरह से रिलैक्स किया गया, तो डिमार्केट करके, मतलब चीजों में चेंजेस करके बता दिया गया ये बाउंड्री तुम्हारी है भाई, सेंटर इसमें काम कर रहा है, ये बाउंड्री सेंटर की है और ये जो बाउंड्री है वो स्टेट की है। अब किस तरह से डिमार्केटिंग किया गया ये समझिए। सेपरेट कर दिया गया आपका, सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। मतलब सेंटर के ये सब्जेक्ट होंगे भैया इस पे काम करेगा सेंटर, प्रोविंसेस के ये सब्जेक्ट होंगे ये इस पे काम किया जाएगा। और इसमें ऑथराइज कर दिया गया कि ये लॉज बनाएंगे, जो भी लिस्ट होगा अपने अपने सब्जेक्ट्स पे ये लोग लॉज बनाएंगे, सेंटर और प्रोविंसेस। अब जो ये जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का फिर भी ये सेंट्रलाइज्ड ही रहा और यूनिटरी ही रहा, ये सिर्फ दिखाने के लिए ही हुआ। और जो ये चीजें थी जो इन लोगों ने डिमार्केट किया, इन लोगों ने बाउंड्री क्रिएट की कि ये सेंटर का है और ये प्रोविंसेस का है, इसको प्रोविंसेस के द्वारा चूज नहीं किया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली अथॉरिटी किसके हाथ में रह गई, सेंट्रल के हाथों में रह गई। ठीक है, तो ये फर्दर डिवाइड किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। अब बोला गया कि अब सेंटर आपका रूल करेगा और आपके क्या करेंगे, प्रोविंसेस रूल करेंगे। अब प्रोविंसेस के भी सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। अब देखिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या है, अगर आप ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। तो किसके एडवाइस से, तो मिनिस्टर्स के एडवाइस से किया जाएगा। मतलब जो ये होगा रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो भी इसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो भी चीजें आएगी गवर्नर इस पे रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, लेकिन गवर्नर को क्या करना होगा, एडवाइस लेना होगा मिनिस्टर्स से। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं उनसे इनको एडवाइस लेना होगा, जरूरी है लेना। अब बात किया गया रिजर्व सब्जेक्ट का। अगर रिजर्व सब्जेक्ट की आप बात करो तो एडमिनिस्ट्रेट किया गया गवर्नर के द्वारा बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विदाउट बिंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति ये क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। समझ पा रहे हो आप, ट्रांसफर सब्जेक्ट को तो बोल दिया गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे गवर्नर क्या करेगा, पूछेगा भाई ये करे या नहीं करे, उनके एडवाइस पे काम करेगा। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में क्या किया गया, इनको बोला गया गवर्नर और उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा
एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो चीजों को, नियम को लागू करता है, ठीक है। तो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर दोनों मिलके इस चीज पे रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के आपके लिए, आंसरेबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऐसा लगेगा भाई जो रूल्स रेगुलेशन बनाया है गवर्नर ने ये सही नहीं है, तो ये चीजें क्या होगा, आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो गवर्नर से। तो ये चेंजेस किए गए। ये ड्यूअल स्कीम था गवर्नेंस का, जिसको डायरार्की बोला गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और इनका जो ये डायरार्की है ये ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, इसका मतलब है, जो आपका वर्ड है वो है डायरार, और जो मीनिंग है वो है डबल रूल। आप देख ही सकते हो सेंट्रल और प्रोविंसेस में अलग अलग रूल्स हो गए अलग अलग के द्वारा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये अनसक्सेसफुल हुआ। क्यों अनसक्सेसफुल हुआ, मैंने आपको बताया, क्योंकि स्टेट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो चीजें चल रही थी वैसी ही चलती रही। अब यहाँ देखिए इसमें क्या किया गया, फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना है 1919 में हुई थी डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत। तो बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन का शुरुआत हुआ इस टाइम पे। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर दिया गया किससे, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर से किया गया। अपर हाउस हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट, और आपके लोअर हाउस हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि अपर हाउस अभी राज्यसभा है, लोअर हाउस क्या है, लोकसभा है। तो उसी तरह से बाइकैमरलिज्म स्थापना किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। और मेजोरिटी जो मेंबर थे, मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस जो थे वो चूज किए गए किसके द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है ये 1919 में। डायरेक्ट इलेक्शन को सामने रख दिया गया। लोग अब डायरेक्ट इलेक्शन करके दोनों ही हाउसेस के लोगों को चूज करते थे, समझ रहे हो आप। अब 3 ऑफ द 6 मेंबर, 3 मेंबर थे, आपके 6 मेंबर जो वाइसराय के थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, अदर देन चीफ कमांडर, मतलब चीफ कमांडर को अगर हटा दो, उसके अलावा जो 3 मेंबर थे वो इंडियन होने चाहिए, समझ रहे हो आप। इंडियंस को नियुक्त करना नेसेसरी हो गया था। इसने इस जो एक्ट ने एक्सटेंड कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, किसको, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड किया गया। किसको किया गया, तो सिख को किया गया। पहले आपने देखा सिर्फ मुस्लिम को किया गया, लेकिन जब ये एक्ट आया 1909 में, ये आया मुस्लिम को किया गया। लेकिन जब 1919 का जब एक्ट आया तो सिख को भी दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया, और एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन को भी दे दिया गया कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। मतलब अब जो रिस्पेक्टिव कम्युनिटी है कि सिख की कम्युनिटी की सिख को चूज करेगी, क्रिश्चियन की कम्युनिटी सिख क्रिश्चियन को चूज करेगी, यूरोपियन की कम्युनिटी यूरोपियन को चूज करेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसने ग्रांट कर दिया गया फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब देखो इसमें फ्रेंचाइजी दिया गया कुछ लोगों को, जिसके किसके आधार पे, तो बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, जो टैक्स पे कर सकते हैं वो, और जिनको एजुकेशन है जिनके पास, उनके आधार पे इनको फ्रेंचाइजी दिया गया। अब क्रिएट किया गया नया ऑफिस आपके हाई कमिश्नर का इंडिया में, समझ रहे हो आप। जो इन लंदन, जो आपके हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, उसको एक ऑफिस क्रिएट किया गया आपका लंदन में, नया ऑफिस था इसको। और इसमें उसको ट्रांसफर किया गया सम ऑफ द फंक्शन, कुछ जो फंक्शन जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो ये फंक्शन कुछ जो परफॉर्म कर रहे थे, अब इनके कुछ फंक्शन को क्या किया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। और ये जो ऑफिस था वो लंदन में क्रिएट किया गया था इंडिया के लिए। देखिए ऑफिस हो रहा है लंदन में क्रिएट, काम करेंगे ये इंडिया के लिए। देखिए कितना गलत बात है। क्या आप यहाँ बैठ करके, आप दूर देश में बैठ के, फॉरेन स्टेट में बैठ के, क्या आप किसी दूसरे कंट्री को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीजें भी इनके द्वारा किया गया। अब देखिए स्टैब्लिश किया गया पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी अभी आप तैयारी कर रहे हो। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आपका सेटअप किया गया 1926 में, जो रिक्रूट कर सकते थे सिविल सर्वेंट को। और सेपरेट किया गया फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट को आपके सेंट्रल बजट से। पहले क्या था, आपका सेंटर और प्रोविंसेस का बजट जो था वो एक साथ आता था, प्रोविंसेस प्लस सेंट्रल। लेकिन अब क्या किया गया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और ऑथराइजेशन दिया गया। मतलब आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये बोला गया भाई
कि तुमको पास ये अथॉरिटी है कि तुम बजट को इनैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अपॉइंट किया गया स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया गया। क्यों अपॉइंट किया गया? तो इंक्वायरी करने के लिए और रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो भी एक्ट बनाए गए हैं, ये एक्ट सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसके लिए स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की गई, अपॉइंटमेंट किया गया और इनको बोला गया कि आप 10 साल में रिपोर्ट तैयार करेंगे। मतलब अभी जो एक्ट आया 1919 का, ये 29 में, समझ रहे हो आप, 10 साल बाद आप इस पे रिपोर्ट तैयार करके बताइए कि एक्ट किस तरह से काम कर रहा है। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। अब ये साइमन कमीशन क्या है? तो देखिए नवंबर 1927 में क्या किया गया? अभी आपने देखा कि 10 साल का आपको क्या किया गया था, आपको बोला गया था कि 10 साल बाद आप चीजों को देखिए और जज करके सामने लेके आइए। तो 1929 में चीजें सामने लेके आने के लिए बोला गया था, रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया था। लेकिन हुआ क्या, ये रिपोर्ट 1927 में ही क्या बन गई, 2 साल पहले ही शेड्यूल कर दिया गया। आपके 7 मेंबर को बॉडी को, जो स्टैट्यूटरी कमीशन था उसमें 7 मेंबर थे और चेयरमैनशिप किसके अंदर था? तो जॉर्ज साइमन के अंदर चेयरमैनशिप था। तो 10 साल बाद रिपोर्ट आने वाली थी, वो आपके 8 साल में आ जाती है, 2 साल पहले आ जाती है। और ये जो है रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का कंडीशन कैसा होगा, इसके बारे में 1927 में बताया गया। ठीक है, तो ये जो इसका जो 1927 का जो साइमन कमीशन आया, इसका लोगों ने बहुत ज्यादा बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया इस पार्टी को। क्यों किया बॉयकॉट? इसमें सारे के सारे कमीशन में जो मेंबर्स थे, 7 के 7 मेंबर सारे के सारे थे फॉरेनर्स। तो बोला गया भाई तुम काम कर रहे हो इंडियंस के लिए, लेकिन नियुक्त कर रहे हो फॉरेनर्स को। तो फॉरेनर्स को कैसे पता होगा कि इंडिया में किस तरह से काम चल रहा है और हमें क्या चीजें नीड है? तो इंडियन को भी इसमें क्या करो, आप इनरोल कराओ, इसमें घुसाओ इंडियन को भी। तो ये बात बोली गई। अब कमीशन ने सबमिट किया अपना रिपोर्ट 1930 में, रिकमेंड किया भाई कि एबॉलिश कर दो आप जो डायरार्की का जो सिस्टम लगाया है आपने, सेंटर और प्रोविंसेस की चीजों को मार्क कर दिया, डिमार्केट कर दिया है और बोला है सेंटर को इस पे रूल्स लगाने के लिए, इस पे रूल्स बनाने के लिए, इस सब्जेक्ट पे स्टेट को इस पे रूल्स बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को क्या करो, आप एबॉलिश कर दो। आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को क्या करो, एक्सटेंड करो, प्रोविंसेस में एस्टैब्लिश करो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। और कम्युनल इलेक्ट्रोड को क्या करो, आप रेगुलर रखो। कम्युनल इलेक्ट्रोड जो मुस्लिम भाइयों को दिया है आपने, सिख को दिया है, एंग्लो इंडियन को दिया है, इंडियन क्रिश्चनरीज को दिया है, ये सबको जो अधिकार दिया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, ये सब आप बरकरार रखो, चलने दो, ये बोला गया। अब बात करते हैं और क्या चीजें हुई और क्या इसने प्रपोजल दिया। इसने प्रपोजल दिया, कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन। कमीशन की प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ, जिसको हम बोलते हैं ना कि 1 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने आपका क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। इसमें रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन थे? तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे इसके अंदर। और इसके ही रिकमेंडेशन के आधार पर, ये साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसके आधार पे ही डिस्कस किया गया। व्हाइट पेपर पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को लिखा गया कि भाई ये चीजें रिफॉर्म करनी है। वॉज प्रिपेयर्ड और सबमिट किया गया आपको किसको, ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी को। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी थी, इनको क्या किया गया, इनको ये रिपोर्ट सबमिट की गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पे जो रिपोर्ट बनाई गई थी आपकी व्हाइट पेपर पे, इसको सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये रिकमेंड क्या करती है, रिकमेंड ऑफ दिस कमेटी, ये जो रिकमेंड था इस कमेटी का, इसी को इनकॉर्पोरेट किया गया, इसी को लागू किया गया कहाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। तो जो ये 19 जो आपके 1930 में जो ये आकर के जो रिपोर्ट देते हैं, तो इसकी रिपोर्ट को ही 1935 के एक्ट में इसको लागू किया जाता है। अब बात करते हैं कम्युनल रिवॉर्ड क्या है और ये कम्युनल अवार्ड ये क्या चीजें थी। तो देखिए अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय,
इन्होंने अनाउंस किया माइनॉरिटी का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला। तो एक स्कीम तैयार की गई जिससे कि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, और इसको नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड। समझ रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की बात कर रहा है ये, तो इसलिए कम्युनल रिवॉर्ड बोला गया इसको। द अवार्ड नॉट ओनली, ये जो अवार्ड था ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेट इलेक्ट्रोड जो था आपने दिया था मुस्लिम को, सिख को, इंडियन, क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को ही नहीं देता है सेपरेट इलेक्ट्रोड, बल्कि ये एक्सटेंड कर देता है सेपरेट इलेक्ट्रोड को डिप्रेस्ड क्लासेस को। समझ रहे हो आप, शेड्यूल क्लासेस को, तो शेड्यूल क्लास और डिप्रेस क्लासेस को भी ये अब कम्युनल अवार्ड दे दिया जाता है। देखिए ये सारी चीजें जान करके ना महात्मा गांधी जो होते हैं ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और ये उस समय कहाँ होते हैं, यरवदा जेल में होते हैं। देखिए यरवदा जेल है जो पुणे में, ये यहाँ पे होते हैं। ये इस चीज को जान के काफी दुखी हो जाते हैं, और ये फास्ट रखते हैं अनटू डेथ, मतलब जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये फास्ट रखेंगे। वे फास्ट रखते हैं कि इस चीजों को चेंज किया जाए। इन्होंने बोला भाई कि तुमने तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, इंडियन इतने सारे को तो बांट ही दिया है, कि अब क्या तुम इंडियन जो ये हिंदू है, हिंदू के अंदर भी कम्युनल अवार्ड लगा करके हिंदू के बीच में भी फूट डालोगे क्या? ऐसा हम नहीं करने देंगे। इसलिए इन्होंने क्या लिखा, फास्ट रखा। तो इस फास्ट का असर ये हुआ ब्रिटिशर्स पे कि एग्रीमेंट साइन हुआ आपके कांग्रेस लीडर और एंड द डिप्रेस क्लास के बीच में। और इस एग्रीमेंट में बोला गया कि ये जो एग्रीमेंट था इसको बोला गया पूना पैक्ट, और इस एग्रीमेंट में जो था वो हिंदू ज्वाइंट इलेक्ट्रोड रिटेन किया गया। हिंदू में बोला गया कि जो हिंदू का जो इलेक्ट्रोड जो प्रोसेस होगा वो हिंदू के अंदर ही होगा, कोई अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन हिंदू के अंदर कुछ सीटें रिजर्व की जाएगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। समझ रहे हो, डिप्रेस्ड क्लासेस और विमेन के लिए कुछ सीटें को रिजर्व किया जाएगा, इसमें ऐसा बताया गया। हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए जो ये एक्ट है 1935 का एक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा समझ आएगा कि हमने इसमें से काफी सारी चीजें क्या की है, आपकी चीजों को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिया है, इन सारी चीजों को। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 1935 का एक्ट, आपको समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से आया। देखिए हम फिजूल में इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपरेशन क्यों किया गया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उसकी जर्नी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसकी स्टोरी क्या थी कि जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना पड़ गया। तो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 की जब हम बात करेंगे तो ये सेकेंड माइलस्टोन था कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाने के लिए। ये एक लेंदी था, ये बहुत ही लेंदी था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, रिटर्न लेंदी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक लेंदी था ये जो डॉक्यूमेंट था आपका, डिटेल डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शन थे। आप समझ सकते हो 321 सेक्शन कितने सारे हो जाते हैं, और 10 शेड्यूल था इसके अंदर। अभी फीचर क्या था इस एक्ट का, एक मिनट, तो इस एक्ट के फीचर को देखिए। तो इस फीचर का एक्ट क्या था, तो यहाँ पे क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया ऑल फेडरेशन कंसिस्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिस जो कि आपके प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को एज ए यूनिट बरकरार किया गया। बोला गया ना कि डायलर्की को हटा दो, जो ये आप तुमने जो प्रोविंस और सेंटर की जो बात की है कि प्रोविंस के समान को कुछ कोई ये जो चीजें हैं, प्रोविंस इस पे बनाएगा रूल्स रेगुलेशन, इस पे सेंटर बनाएगा रूल्स रेगुलेशन, इन सब चीजों को खत्म कर दो भैया। अब क्या करो, ऑल इंडिया फेडरेशन का स्थापना कर दिया गया, जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को एक यूनिट बनाता है। देखिए जो हमारा जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है वो क्या बोलता है, जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है फेडरेशन के बारे में, ठीक है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में यहाँ पे क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो एक्ट डिवाइडेड, ये जो एक्ट था इसको डिवाइड किया गया बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन द टर्म ऑफ 3 लिस्ट। देखिए 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया इस पावर को आपके। फेडरल पर लिस्ट जो अभी भी है हमारा, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, हमारे अभी भी 3 लिस्ट हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में कौन कौन से लिस्ट हैं। तो ये जो फेडरल लिस्ट है वो सेंटर के लिए है, इसमें 59 आइटम को इंक्लूड किया गया। ये प्रोविंशियल लिस्ट है जिसमें प्रोविंसेस, जिसमें स्टेट ना
आपके रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। 54 आइटम्स है इसमें, और कुछ लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। इसमें बोला गया है जो बोथ है, ये फेडरल लिस्ट है और प्रोविंशियल लिस्ट है, और ये सेंटर है और प्रोविंसेस है, वो जो चीजें हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही मिलके क्या करेंगे, आपका रूल्स रेगुलेशन को बनाएंगे। मतलब सेंटर और प्रोविंसेस दोनों मिलके जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें जो भी आइटम रखा जाएगा उस पे ये रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। 36 आइटम थे इसमें। एक और दिया गया रेसिड्यूरी पावर। अब ये पावर क्या था, ये वाइसराय को दिया गया कि भाई कुछ पावर्स हैं जो वाइसराय के ही पास रहेंगे। लेकिन देखिए फेडरेशन जो था वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको ज्वाइन नहीं किया, इसलिए बरकरार रही चीजें। एबॉलिश कर दिया गया डायरार्की को प्रोविंसेस के अंदर। पहले क्या था, प्रोविंसेस में ही 2 सब्जेक्ट बनाए गए थे, जिसमें गवर्नर जनरल, जो गवर्नर था आपका स्टेट का, वो क्या करता था, रूल्स रेगुलेशन बनाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प से, जो आपके मेंबर्स थे उनके एड से। और हमने दूसरा देखा था आपका क्या था कि गवर्नर आपके लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एग्जीक्यूटिव की हेल्प से कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो ये सब हमने पढ़ा था आपके किसके अंदर, तो ये था आपका इसके अंदर था, जो है वो सेंटर के सॉरी स्टेट के अंदर था, प्रिंसली स्टेट के अंदर था, जिसको प्रिंसली स्टेट ने एक्सेप्ट नहीं किया था उस वक्त पे, उसको तो खत्म कर दिया गया, ये डायरेक्टली को खत्म कर दिया गया। सेंट्रल में बोला गया अब 2 चीजें होगी, सेंट्रल और स्टेट की लिस्ट अलग अलग हो जाएंगे। अब स्टेट के अंदर चेंजेस नहीं किए गए, सेंट्रल और स्टेट के अंदर चेंज किए गए। आपको ये चीजें नहीं भूलनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। डायरेक्टली को एबॉलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। समझ रहे हो कि अपना जो प्रोविंसेस है वो अपने अनुसार काम करे, और ये प्रोविंसेस थे अब इनको अलाउ कर दिया गया कि ये एक्ट करे एज ए ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना है, क्या काम करना है, क्या चीजें करनी है, ये अब बिल्कुल खुले से फ्रीडम मिला हुआ था इनको, भाई कि तुम अपने अनुसार करो सारा काम। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया, और गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट। गवर्नर क्या था, अब जब गवर्नमेंट जो काम करेगा वो किसके एडवाइस से काम करेगा, तो मिनिस्टर्स के एडवाइस से काम करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, आंसरेबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने मन के मुताबिक भाई काम नहीं करना है। ठीक है, और ये जो एक्ट था इट केम इनटू इफेक्ट 1937, ये चलता रहा 1937 में इफेक्ट में आया, इसको डिसकंटिन्यू किया गया 1939 में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे अडॉप्ट जो किया गया वो डायरार्की जो अडॉप्ट किया गया वो सेंटर में किया गया, मतलब प्रोविंस की डायरार्की को हटा दिया गया, जो प्रोविंस में 2 सब्जेक्ट बनाए गए थे उसको हटा दिया गया, और यहाँ पे सेंटर में डायरार्की को आपका एस्टैब्लिश किया गया। इसमें डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए, सब्जेक्ट्स बना दिए गए, जो सेंटर जिसपे रूल्स रेगुलेशन बना सकता था। अब देखिए ये फेडरल जो सब्जेक्ट था जिसके बारे में अभी हमने जाना, ये फेडरल सब्जेक्ट को क्या किया गया, आपका डिवाइड कर दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। देखिए जो ये रिजर्व सब्जेक्ट था, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट था और ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट था, इस पे कौन आपका रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, तो सेंटर बनाएगा आपका रूल्स ऑफ रेगुलेशन। और इंट्रोड्यूस किया गया बाई कैमरलिज्म को इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, मतलब 11 में से 6 प्रोविंसेस पे आपके बाई कैमरलिज्म को आपका एस्टैब्लिश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म की बात करें तो क्या होता है, बाई अपर हाउस और लोअर हाउस, जो अभी राज्यसभा और लोकसभा है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 11 प्रोविंसेस में आपका। तो आपका ये चीजें की गई, और फिर लेजिस्लेचर जो थे बंगाल के, आपके बॉम्बे के, बंगाल के, मद्रास के, बिहार के, असम, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस वेर मेड बाई कैमरल, इनको बाई कैमरल बना दिया गया। इसमें क्या था, स्टेट के लेवल पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस हो गया, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। पर इस पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, पूरा खुला इनको छूट नहीं दिया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाया गया। तो आप समझ रहे हो कि ये सारी चीजें हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्टेट में इसी तरह से है, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली इसी तरह से काम कर रही है। और आपका सेंटर में भी देखोगे तो लोकसभा, राज्यसभा है। तो इस तरह से चीजें हम इससे बोरो करते हैं 1935 के एक्ट से। अब देखिए यहाँ क्या किया गया। अब पिछला क्या था, जब हमने 1919 में पढ़ा तो मुस्लिम को दिया गया, 1919 में पढ़ा तो किसको दिया गया, आपके
जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा जो कम्युनिटी बच गई, आपके सिख हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, आपके आपके क्रिश्चियन मशीनरी हो गए, इन सबको दिया गया। फिर दोबारा कम्युनल रिवॉर्ड आया तो उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दिया गया। लेकिन जो यहाँ पर नेक्स्ट 1935 का आया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया डिप्रेस क्लासेस और विमेन एंड लेबर। तो विमेन और लेबर को नहीं मिला था कम्युनल रिवॉर्ड में अभी तक जो आपका सेपरेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब वुमेन और लेबर को भी मिल गया। मतलब वुमेन को अगर वुमेन इलेक्शन में खड़ी होती है अगर वुमेन को, तो वुमेन के आपका वुमेन को वुमेन ही वोट कर सकती है, समझिए आप। अब अबॉलिश किया गया किस चीज को, एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपका जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको एबॉलिश कर दिया गया और स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो 1858 के अनुसार स्टैब्लिश किया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया को। हमने जब बात की थी 1858 में, तो हमने बात किया था कि काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था 1858 के अंदर, तो इसको अब हटा दिया गया। और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर। मतलब एडवाइजर का एक टीम दे दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। पहले क्या था, काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आपका मेंबर्स का जो बॉडी था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करता था, एडवाइस देता था। अब इसको हटा करके क्या किया गया, टीम ऑफ एडवाइजर का आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया। एक्सटेंड किया गया फ्रेंचाइजी को, इसमें अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। तो 10% जो है टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया गया इसके अनुसार। ओके, और स्टैब्लिश किया गया कब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया टू कंट्रोल द करेंसी, कि करेंसी को कंट्रोल किया जा सके, एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, जो अपेक्स आपका बॉडी है जो पूरे के पूरे बैंक को कंट्रोल करता है, ये स्टैब्लिश किया गया था 1935 में ही। ये क्वेश्चन भी आता है, इसको भी याद रखना है। और स्टैब्लिश किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब फेडरल और प्रोविंसेस के लिए जो था, दोनों के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो आपका जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए, मान लो कि ये जो प्रोविंसेस है इसमें क्या है, कम पॉपुलेशन है और इस प्रोविंसेस में भी कम पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आपका जो है वो आपका एक अधिकारी को नियुक्त करना जरूरी नहीं है, इन दोनों को मिला के एक अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। तो इन दोनों को ऐड करके एक अधिकारी यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया, जिसको बोला गया ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ रहे हो? तो स्टैब्लिश किया गया आपका फेडरल कोर्ट को, जो सेटअप किया गया था 1937 में। ठीक है, यहाँ फेडरल कोर्ट की, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था जब हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट को स्थापना किया गया था और फेडरल कोर्ट का जो स्थापना किया गया वो 1937 के एक्ट के अनुसार किया गया। देखिए, अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ये एक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार हमें क्या मिली थी, आजादी मिलनी शुरू हुई थी और कुछ कुछ चीजें आ गई थी। अब फरवरी 20 1947 की जब बात करोगे तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ब्रिटिश रूल जो है वो अभी जून 30 1948 तक हम इसको खत्म कर देंगे। मैक्सिमम हम यहाँ तक काम करेंगे, इसके बाद हम कोई काम नहीं करेंगे इंडिया के लिए। अब जब ये अनाउंसमेंट किया गया भाई कि हम अब छोड़ छाड़ के अपना शासन जा रहे हैं, बहुत हो गया, अब हम ब्रिटेन में जाके ही शासन करेंगे, तो जब ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो मुस्लिम लीग जो थे वो बहुत गुस्से में आ गए। इन्होंने विद्रोह किया, आपको पता ही होगा, इन्होंने एगिटेशन किया, बोला भाई, डिमांड किया कि भाई अब हमें पार्टीशन चाहिए, हम इंडिया के अंदर नहीं रहेंगे, हमें मुस्लिम कंट्री अलग से चाहिए। और इनके ही एगिटेशन के कारण आज पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है। जून 3 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने था ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि इंडिया के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है 1946 में, उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाएगा। और ये जो होगा उस पार्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा जो उसको नहीं चाहते हैं एक्सेप्ट करना। मतलब जो कंट्री का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो सब बिल्कुल स्वेच्छा से किसी और चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई और रूल्स रेगुलेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करना चाहती है। तो ये बोल दिया गया, समझ रहे हो?
फिर सेम डे ही जून 9 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, जो वाइसराय थे इंडिया के उस वक्त, उन्होंने पार्टीशन प्लान रखा सामने, इसको माउंटबेटन प्लान भी बोला गया है, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और इमीडिएट इफेक्ट जो उसका हुआ, गिवन हुआ, जिस प्लान को जो दिया गया, जो इफेक्ट दिया गया, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अंदर इसको इमीडिएट इफेक्ट दिया गया। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है। देखिए इसके फीचर्स की अगर आप बात करो तो इन्होंने एंड कर दिया आपके ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर, और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, सॉवरेन स्टेट है, मतलब ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर सकता है, किसी बाहर की कंट्री का कोई अधिकार नहीं है अब इंडिया पे। अब इंडिया सॉवरेन है, मतलब अपने आप को खुद से वो देखभाल कर सकता है, अपने आप का खुद से रूल्स रेगुलेशन बना सकता है अपने लिए। और ये कब से होगा, तो 15 अगस्त 1947, ये था एक सुनहरा दिन हमारे लिए जब हमें आजादी मिली थी। तो ये इससे प्रोवाइड किया 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब क्या दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बना दिया गया, मतलब जो आपका क्षेत्रफल था, जो आपका स्टेट था, आपका इंडिया था, उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। और इसको राइट दे दिया गया कि आप क्या करो, कॉमनवेल्थ, जो ब्रिटिश का कॉमनवेल्थ जो है एसोसिएशन है, उससे आप बाहर जा सकते हो। सीट मतलब हो गया कि आप बाहर निकल सकते हो। अब देखिए कॉमनवेल्थ क्या है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये कॉमनवेल्थ में वो सारी कंट्री आती है जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन के द्वारा कंट्रोल की गई थी। आप समझ रहे हो, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने जिस भी कंट्री को कभी ना कभी कंट्रोल किया था, वो सब कंट्री का जो एसोसिएशन है वो है कॉमनवेल्थ। तो अब इनको अधिकार दिया गया इंडिया और पाकिस्तान को कि आप चाहो तो कॉमनवेल्थ से बाहर भी जा सकते हो, आपके पास ये राइट है। इसने एबॉलिश कर दिया गया ऑफिस ऑफ वाइसराय। जो वाइसराय का ऑफिस था वो क्यों था, क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे आपके ब्रिटेन के, तो अब ब्रिटेन का तो शासन रहा नहीं, तो अब भैया अब ये वाइसराय क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसको हटा दिया गया इस पोस्ट को। और एक प्रोवाइड किया गया इस डोमिनियन में, हर जो ये इंडिया और आपका पाकिस्तान बना, इन दोनों में ही एक नया गवर्नर जनरल का पोस्ट अपॉइंट किया गया। और ये जो अपॉइंट किया गया, ये किया जाता था ब्रिटिश किंग के द्वारा, लेकिन किसके एडवाइस से, जो कैबिनेट बनाई गई थी आपके दोनों ये जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट बनाए गए, इंडिया और आपके पाकिस्तान, जो इंडिपेंडेंट जो कंट्री बनाया गया, इन दोनों कंट्री के जो भी कैबिनेट थे, जो भी आपके इसके जो लोग थे, जो रूल्स रेगुलेशन बना रहे थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसके अनुसार, उसके एडवाइस से क्या करेगा ब्रिटिश किंग, क्या करेगा, अपॉइंट करेगा गवर्नर जनरल। और हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज हैव नो रिस्पांसिबिलिटी। पहले क्या था कि बोला गया कि सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी, जो भी इंडिया में काम चल रहा है। लेकिन अब क्या बोला गया कि ये मैजेस्टी जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन का, अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी काम कर रहा है अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, अपने फ्रीडम में कर रहा है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, और हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम जवाबदेही नहीं है कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, इसने एम्पावर कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि दो डोमिनियन जो है टू फ्रेम अडॉप्ट, ये जो दो डोमिनियन बनाए गए हैं, ये डोमिनियन अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को। कोई प्रेशर नहीं है कि इसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना है या आपको ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अपने अनुसार बनाइए और उसको लागू कीजिए। तो फॉर द रिस्पेक्टिव नेशन एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब इनके पास अभी अधिकार था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो भी एक्ट बनाए गए हैं उसको खत्म भी किया जा सकता है। बल्कि जो आप जो पढ़ रहे हो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसको भी खत्म करने का अधिकार है इंडिया और पाकिस्तान के पास। इसने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि जो है बोथ द डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, मतलब ये अब शासन कर सकते हैं, ये डोमिनियन पे, जो भी डोमिनियन है इनका इंडिया और पाकिस्तान का, इस पे ये शासन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट का तैयार हो जाता है और उसको लागू नहीं किया जाता है, तब तक के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सारा देखभाल करेगी, सारी बागडोर संभालेगी शासन करने का, आप समझ सकते हो, या फिर रूल्स रेगुलेशन को बनाने के लिए।
फिर इसमें एक चीज और बोला गया कि जो नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास, कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास नहीं किया जाएगा आफ्टर 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियंस के लिए कोई भी एक्ट नहीं पास किया जाएगा। जाहिर सा बात है, जब इन्होंने सारा का सारा बागडोर जब इंडियंस के हाथ में दे दिया है तो ये क्यों भैया क्यों बनाएंगे ये रूल्स रेगुलेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बनाने के लिए। तो वही बात है, और इसको एक्सटेंड किया गया वाज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियन, किसी भी डोमिनियन में इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया जाएगा। समझ रहे हो? इसने एबॉलिश कर दिया ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ फॉर इंडिया, जो ऑफिस बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसको एबॉलिश कर दिया गया और इसके पावर को क्या किया गया, जो इसके पावर्स थे, इसके जो फंक्शन थे, उसको ट्रांसफर कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। देखिए कॉमनवेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमनवेल्थ में वो सारी कंट्रीज आती है जिसपे कभी ना कभी ब्रिटेन ने राज किया था। तो अब इस कंट्री को भी देखने के लिए, इस एसोसिएशन को ठीक से चलाने के लिए भी क्या क्या कोई पोस्ट चाहिए था। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, इसको क्या बोला गया, ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। ओके, अब देखिए इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी। देखिए जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी क्या है कि जो ब्रिटिशर्स जब भारत में राज कर रहे थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कराया था सब लोगों से, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, कि भाई तुम क्या करोगे, तुम हमारे अनुसार काम करोगे और तुम इंडिया का पार्ट हो और कंट्रोल किए जा रहे हो ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा साइन ले लिया था हम लोगों से। तो ये जो प्रोक्लेमेशन था आपका ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का, ये खत्म कर दिया गया जब आपके ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जा रहे थे, भारत से भाग रहे थे, इन शॉर्ट ऐसे समझिए। तो जो इंडियन प्रिंसली स्टेट है, जो भी ट्रीटी की गई थी और ट्राइबल एरियाज के साथ जो ट्रीटी की गई थी, ये सब को भी आपका खत्म कर दिया गया। लैप्स मतलब हो गया खत्म कर दिया गया इन सब चीजों को। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ each of the dominion and the provinces by the government of India Act 1935। समझ रहे हो? इसने प्रोवाइड किया गवर्नेंस को, किस तरह से गवर्नेंस होगा, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार होगा। कब तक होगा, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं होता है तब तक ही आप 1935 के एक्ट के अनुसार काम करोगे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, ये 1935 का एक्ट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? और इसके बाद, और ये 1935 के एक्ट में आप चेंजेस भी कर सकते हो, ऐसा भी अधिकार दिया गया। इसने डिप्राइव कर दिया गया ब्रिटिश मोनार्क को, उसका जो राइट था वीटो का, जो वीटो का राइट था, इसको खत्म कर दिया गया। कि जो बोला गया वीटो राइट क्या होता है, मान लो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, ये बोल रहा है नहीं होना चाहिए। लेकिन वीटो राइट क्या होता है कि अगर ये 3 लोग बोल रहे हैं कि ये काम होना चाहिए और 2 लोग बोल रहे हैं ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन वीटो मेरे पास अगर वीटो है इस काउंसिल में, तो मैं ये वीटो पावर का यूज करके इसकी बात को मनवा लूंगी। मैं बोलूंगी ये चीजें क्या होगी, नहीं होगी। समझ रहे हो? मेरे पास अधिकार होगा इसको ओवरराइड करने का अपने पावर से। तो ये चीजों को हटा दिया गया और रिजर्वेशन किया गया, आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। बट दिस राइट, जो ये राइट था, ये रिजर्व किया गया गवर्नर जनरल के लिए। जो अप्रूवल का राइट जो था, किसके लिए रिजर्व किया गया, तो गवर्नर जनरल के लिए। और ये गवर्नर जनरल किसके एडवाइस से अपॉइंट किया जाता था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइस से अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको डेजिग्नेशन को क्या कर दिया गया, it designated the governor general of India and the provincial governor as a constitutional or nominal head of state। ठीक है, नॉमिनल हेड है, दिखाने के लिए सिर्फ ये एक हेड है, लेकिन कुछ कोई और ही शासन कर रहा है अभी। जैसा कि देखते ना, प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, ये आपके नॉमिनल हेड है, दिखावा के लिए है, हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन काम कौन करता है इनके पीछे से, प्राइम मिनिस्टर। इनके कंधे पे बंदूक चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हो आप? प्रेसिडेंट के, आपके प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, नॉमिनल हेड होता है, कहने के लिए होता है, लेकिन जो हेड, वास्तविक जो स्टेट हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। तो उस तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया, हेड ऑफ स्टेट, नॉमिनल, बस कहने के लिए हैं ये प्रेसिडेंट। They were made to act on the advice of respective council of minister in all matter।
ये किसके एक्ट से काम करेंगे? तो रिस्पेक्टिव जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनसे एडवाइस लेके सारे मैटर्स में फिर ये काम करेंगे। इसने डिसकंटिन्यूड कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का जो अपॉइंटमेंट था इसको भी डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। और जो रिजर्वेशन किए गए थे पोस्ट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, इसको भी खत्म कर दिया गया। समझ रहे हो आप? और सेंट्रल सर्विस अब जो अपॉइंट किया गया था सेंट्रल सर्विसेज पे बहुत सारे लोगों को, ये पोस्ट को तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन जो 15 अगस्त से पहले जो लोगों को अपॉइंट किया गया था इस पोस्ट पे, ऐसा बोला गया ये कंटिन्यू इस बेनिफिट को क्या करेंगे? लेते रहेंगे। इस जो हमको बेनिफिट मिल रहा था 15 अगस्त से पहले सिविल सर्विसेज में या हिस्सा होने की वजह से, तो वो लेते रहेंगे टिल अभी डेट तक भी ये चलता रहेगा। ये समझ रहे हो? फिर देखिए अब हमें क्या हुआ, आजादी मिली तब मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल एंड हो गया। अब पावर ट्रांसफर्ड हो गया टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन में पाकिस्तान और आपके इंडिया। समझ रहे हो? पाक और इंडिया दोनों में क्या हुआ, आपका पावर को ट्रांसफर कर दिया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने आपके न्यू डोमिनियन जो है इंडिया के उसके। और जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इंडिपेंडेंट इंडिया का। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है लॉर्ड जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे न्यू डोमिनियन जो इंडिया का था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो फॉर्म हुई थी 1946 को, वो क्या हुई, पार्लियामेंट का रूप उसको दे दिया गया। ये बिकम पार्लियामेंट बन गई इंडियन डोमिनियन की। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आया होगा, लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा और चीजें क्लियर हो रही होगी। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप आराम से सुनिए बैठ के इस लेक्चर्स को। और आप सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा ये कोड यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ना भूलें इसको। और सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को लाइक जरूर करें वीडियो को। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब हम नेक्स्ट जब भी आएंगे तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके इस चैप्टर से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर से अभी तक पूछे गए हैं आपके किसी भी एग्जाम में, हम उस चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो चैप्टर होगा वो शायद पक्का हो जाएगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए अलविदा।